इस फ्रेम में हमारे साथ मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। हालांकि इस बातों को लेकर के विवाद चल रहा है कि कौन जनरल सेक्रेटरी हैं और कौन प्रेसिडेंट हैं। लेकिन अगर बायलॉज बात की जाए, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो चार्टर्ड हैं या फिर संविधान है, उसके अनुसार डॉक्टर फारूक अली साहब और इंजीनियर इस्लाम साहब का ये दावा है कि जब प्रेसिडेंशियल लॉ चल रहा है इस वक्त, तो ऐसी सूरत में कोई भी जनरल बॉडीज़ को बुला करके किसी भी चीज़ों को अपदस्थ या निष्क्रिय करने की कोई इजाज़त या फिर कोई शक्ति किसी के पास नहीं जाती है। अब इस पूरे प्रकरण पर इन लोगों का पक्ष क्या है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी एक बार फिर से चर्चा का पूरा कारण बना हुआ है, और जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसके बाद आपको अपने पद से हटा दिया गया है। पहले तो सवाल यही करेंगे कि आप पद से हटे या नहीं हटे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से डॉक्टर फारूक अली के रूप में कि आपने ये जहमत उठाई और आवाम के बीच मेरी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा आपका करता हूं। जहां तक हटाने की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 के सितंबर में ही आम सभा हुई थी हाउस की, और उसी दौरान वोटर लिस्ट कंप्लीट हो गया था, नॉमिनेशन के प्रोसेस चल रहे थे और तमाम चीज़ हो गया था। और उसमें ये अंदेशा था कि जनवरी में इलेक्शन शायद नहीं हो सके, जनवरी से फरवरी के बीच में। तो हाउस ने सर्वसम्मति से, उसमें 47 मेंबरान मौजूद थे, सर्वसम्मति से ये अधिकार प्रेसिडेंट साहब को दिया कि अगर इलेक्शन किन्हीं कारण से नहीं हो सकता है तो वैसी सूरत हाल में आप जो है इसके मियाद को बढ़ाएंगे, ताकि कमेटी जो है, प्रबंधन समिति जो विभिन्न संस्थाओं में है, जो सरकार को आंसरेबल होती है, जो सरकार को जवाब देती है, उसके लाइफ को बरकरार रखा जा सके। तो ये सूरत हाल में ये निर्णय हुआ। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चल रहा है अभी भी जी, और उसी के तहत इलेक्शन की तमाम प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई, नॉमिनेशन तक कंप्लीट हो गया, सिर्फ वोटिंग का डेट था। लेकिन मामले चल रहे थे हाई कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में तो पेंडिंग है, अभी सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है। लोअर कोर्ट में मामला था और उसी दौरान जनवरी के में ये आ गया लोअर कोर्ट का कि स्टे दिया जाता है चुनाव का, केवल वोटिंग का, हम वोटिंग का, हाँ, स्टेटस को दिया। तो मैंने हाई कोर्ट के अपने सीनियर एडवोकेट से पूछा और यहाँ के लोगों से भी पूछा कि इसमें क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दमखम है तो आप चुनाव करा लीजिए। स्टेट डज नॉट मीन इंजंक्शन। ये हमारे इंजंक्शन नहीं है, ये हमारे वकील ने कहा। लेकिन हमने कहा कि जो फर्द केस किया है और जो फर्द डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, फिर दोनों का महाजराई हो जाएगा। और ये कौमी इदारा है, ये गरीब लोगों का इदारा है, गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसकी कॉपी हमने इलेक्शन कमीशन को दिया और पार्टी भी आकर के इलेक्शन कमीशन को कहा कि जब स्टे हो गया तो आप नहीं करा सकते इलेक्शन। तो इसलिए उन्होंने वोटिंग को मुलतवी किया, सिर्फ वोटिंग बचा हुआ है। ये सूरत हाल यही है। जब सिर्फ वोटिंग बचा हुआ है, अब चूँकि कोर्ट जो सब जज 10 के यहाँ जो केस चल रहा था, उसमें उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किया है, उसके नकल के लिए हम लोग कोसा हैं, और नकल मिल जाने के बाद इलेक्शन कमीशन को हम लोग दे देंगे और इलेक्शन कमीशन वो चुनाव करा देगी। जो चुन के आएंगे हम उनको 1 मिनट में हम लोग चार्ज दे देंगे। चलिए, ऐसे में सूरत आपकी तरफ से जो जवाब मिला, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंशियल रूल जो चल रहा है उसके मुताबिक आप आज भी जनरल सेक्रेटरी हैं और इस्लाम साहब आज भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। लेकिन इतना बड़ा महाभियोग आपके खिलाफ जो चला, इसके पीछे कारण क्या रहा और क्यों चला अचानक से? देखिए, जब लोगों के मफाद जब नहीं सर्व होते हैं, उनके इंटरेस्ट सर्व नहीं होते हैं, उनकी मनमानी जब नहीं चलती है, तो ये हुजूम बना करके, ग्रुप बना करके इस तरह का काम करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तथ्य है और कोई सत्य है और वो नियमानुसार है। इसलिए कि एक इंस्टीट्यूशन के मामले को तूल दे करके, जो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल से जो जुड़ा हुआ है, एक महिला शिक्षिका से जुड़ा हुआ है, और महिला शिक्षा के खिलाफ इसलिए है कि उन्होंने 6 शिक्षिकाओं के साथ प्रबंध समिति को कहा था कि पुरुष शिक्षक को महिला के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में बहाल ना करें। अब तक कोई भी नहीं बहाल हुआ है 10 में। लेकिन वो शिक्षिका पहली थी, इसलिए उनके खिलाफ जो है ये इन्होंने
बदले की भावना से काम किया, लेकिन एमएससी तो पेरेंट बॉडी है, अपीलेंट बॉडी है, और इसलिए उन्होंने जब अपील किया एमएससी में तो एमएससी ने उस पर विचार कर करके और प्रेसिडेंट साहब के आदेश से उसको क्वेश किया। तो उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना लिया और बोले कि हम समूह बना करके आपको बेदखल करेंगे, जो सरासर नाजायज़ है, सरासर गैर कानूनी है, सब बेबुनियाद है और वो आइन के भी खिलाफ है। और ये तमाम चीज़ें हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कहीं स्टैंड नहीं करेगा। और अगर अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। आप कहते हैं कि बिहार सरकार का ऐसा बायलॉज है, नियमावली है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट होता है या सेक्रेटरी होता है तो उनके परिवार का कोई भी आदमी प्रबंध समिति में होता है, प्रबंध समिति में होता है तो उच्च फिर पद पर नहीं होगा उनके रिश्तेदार। तो उच्च पद पर नहीं होंगे। जी, तो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल का क्या है अभी कंडीशन? देखिए, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में जो प्रबंध समिति है वो जनाब इब्रार हुसैन साहब उसके सेक्रेटरी हैं, और उनकी जो अपनी बहन है डॉक्टर जीनत परवीन, वो वहाँ एचएम है। अब आप अंदाज लगाइए और कि प्रबंध क्या आपने समिति उसे डिसमिस किया था? नहीं, हमने बेला को 5 बिंदुओं पर प्रेसिडेंट साहब के इजाज़त से चिट्ठी इशू किया उनके डिसमिसल का। और ये हमने उनको, ये जो बैठक हुई है इसके कबल ही हमने उसको तो तथाकथित बैठक हुई, इसके कबल उनको इशू किया था। अच्छा फारूक साहब, ये भी बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1999 या 1991 में इसी तरह का कंडीशन लागू हुआ था और आप गलत बयान ही कर रहे हैं। आप गलत को बोलने के लिए तो कुछ भी बोलना है बोलिए। आप अगर गोदी मीडिया है, पैसा देकर के मीडिया चलाते हैं, पैसा देकर के आप अगर जो है प्रसारित कराते रहते हैं तो उसका मुकाबला कौन करे? जो देश का सूरत हाल है वो एमएससी का सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा इस्लाम साहब, आपके जिस चिट्ठी को आपने क्वेश किया और उसी चिट्ठी के बाद से फिर विवाद शुरू हुआ और आप लोग कहते हैं कि बदले की भावना से ये बहुत बड़ा जो घटनाक्रम अभी चल रहा है, तो अब ये बताइए कि अभी इस घटनाक्रम के बाद से आपके पोस्ट को लेकर के ही चर्चा बना हुआ कि अब वो प्रेसिडेंट नहीं रह गए हैं, प्रेसिडेंट कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू किया गया है उसके अनुसार वो तो डिसमिस हो गए पोस्ट से। हाँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, जो बहुत क्लियर इसका जवाब है कि वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जो है एक जॉइंट सेक्रेटरी 1, ये दोनों मिलकर करके इन्होंने जो है कॉल किया ये मीटिंग, जबकि इनको मीटिंग कॉल करने का कोई कहीं से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आइन में कोई अधिकार है ही नहीं। इसका अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को है। उस पर हमने इन दोनों को जो बर्खास्त भी किया है, इन दोनों को, वाइस प्रेसिडेंट को और जनरल सेक्रेटरी 1, जॉइंट सेक्रेटरी 1, उनको हमने जो है बर्खास्त किया इसी वजह से कि आपने जो है वायलेशन किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपको कोई पावर नहीं था जो मीटिंग कॉल करने का। तो जब मीटिंग कॉल करने का इनको पावर ही नहीं था, तो ये मीटिंग जो हुई इलीगल हुई। इसलिए इलीगल मीटिंग का कोई भी डिसीजन जो है वो इलीगल है और कोई किसी पर मान्य नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप प्रेसिडेंशियल रूल लागू है तो आप लोग बहाली भी करते हैं, शिक्षकों को बहाल भी आप किए हैं, क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि मामला ऑलरेडी जब सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसी सूरत में प्रेसिडेंट को या जनरल सेक्रेटरी को क्या राइट बनता है कोई रिक्रूटमेंट करने की? हाँ, इस सिलसिले में सिर्फ इतना जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्टेटस को लगा था सिर्फ इलेक्शन पर लगा था, कि इलेक्शन को रोक, केवल इलेक्शन पर लगा था, ये किसी एक्टिविटी पर नहीं। इसलिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सारा काम जो चलता रहेगा, सारा चलता रहेगा। तो अगर हम उसमें अगर इनको अगर परमिशन नहीं देते हैं अपॉइंटमेंट का, तो ये पढ़ाते कहाँ से, जो कहाँ से टीचर आता है? बच्चे सब ऐसे रह जाते जो है, एक क्लास से दूसरे क्लास में ले जाते, बिना पढ़े चले जाते। तो सिर्फ चूंकि जो है लगा था जो है ये इलेक्शन के लिए, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है जो है। अच्छा, आप लोग इसको चैलेंज करेंगे जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, कहा जा रहा है कि चार्ज नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, चूंकि आप लोग कह रहे हैं कि हम चार्ज कैसे देंगे, चूंकि इलेक्शन हुआ नहीं तो हम चार्ज दे नहीं सकते हैं। इसको हम नहीं चलेंगे, वो चैलेंज करें, इसलिए कि हम उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। उनके किसी भी डिसीजन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चैलेंज करें। यानी कि जो पोस्ट आपका है वो आज भी है और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक कि किसी चीज़ का डिक्लेरेशन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो पोस्ट पर हम दोनों बने रहेंगे। उनको अगर ये पसंद नहीं है तो जाएं कोर्ट में जाकर करके जो है चैलेंज करें, या किसी भी जो फोरम पर जहां उनको लगता है कि जो उनको मिलेगा जो है न्याय। तमाम मीडिया में बयानों के बाद से कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे क्या लगता है कि आपके बने बनाए इमेज को धक्का लगेगा या सिर्फ ये हवा में ही किला बन के रह जाएगा? देखिए, आसमान के ऊपर जो धूल फेंकता है वो धूल आसमान में नहीं जाती है, उसके सर पर गिरता है। तो ये वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। नैरेटिव सेट देश में भी हो रहा है। वो आप पत्रकार हैं और अच्छे पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। तो नैरेटिव तो सेट हो रहा है, लेकिन अगर जो चुनिंदा कुछ पत्रकार अगर सच के साथ रहेंगे और न्याय और इंसाफ के साथ रहेंगे तो ये तमाम बादल छट जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा था, जो सवाल आपने प्रेसिडेंट से किया,
आज से 1 साल कबल जब वो स्टेटस को लगा था, स्टे लगा था, इलेक्शन पर लगा था स्टे, 2 सेक्रेटरी ने मुस्लिम हाई स्कूल और उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में, ये 2 हमारे सरकारी महकमे से संचालित स्कूल होते हैं, पैसा उनको सरकार देती है, लेकिन नियुक्ति जो है वो मैनेजमेंट कमेटी करती है। दोनों के मैनेजिंग कमेटी ने हमसे आग्रह किया कि हमारे यहाँ 18 पद खाली है और 5 ही 6 शिक्षक बच गए हैं और बच्चों की तादाद कई हज़ार में है, तो बिना पढ़े बच्चे अगर दूसरे क्लास में चले जाएंगे, तो मैं तो एक शिक्षक हूँ और मैंने इस पेशे को चुना है। मैं प्रोफेसर रहा हूँ 38 साल तक, 3 साल पीबीसी रहा हूँ, 3 साल वाइस चांसलर रहा हूँ और अभी 12 साल 14 साल से मैं मुस्लिम यूनियन कमेटी को संचालित कर रहा हूँ। मैं फख्र से कहता था कि ये यूनिवर्सिटी के बराबर है। गवर्नर को भी मैंने कहा था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपने बहाल किया? नहीं, इन चीज़ों को उनके आग्रह पर हमने सशर्त दिया कि चूंकि जो बिना पढ़े बच्चे 9वीं से 10वीं में चले जाएंगे, 10वीं वाले बोर्ड की परीक्षा दे देंगे, तो क्या उनको पढ़ाने हम उनके घर पर जाएंगे? नहीं, वो तो कमजोर, तो फिर तो कमज़ोर रह जाएंगे। तो इसलिए देखते हुए उनको ये दिया गया कि आप शीघ्र इसकी बहाली करें और सरकार के नियम और कानून को पालन करते हुए आप उसकी नियुक्ति करें। और वह नियुक्ति पर तो कहीं कोई सवाल नहीं उठा। फिर वही सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि हमको क्यों दिया? अरे वो आपके आग्रह पर दिया भाई, हम खुद खोड़े के आप जाके बहाल कीजिए। अच्छा, एक चीज़ें और भी चर्चा का कारण बना हुआ है कि कहते हैं कि जब आपकी वाइफ वहाँ पर प्रिंसिपल थी, तो उस समय जब वो प्रिंसिपल बन रही थी, तो कहीं ना कहीं आप जो सीनियर टीचर थे उसकी अनदेखी की गई और आपकी पत्नी को यानी आपकी वाइफ को वहाँ पर प्रिंसिपल बनाया गया। ये भी एक बड़ा आरोप आप पर लगता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल ही, सदर साहब भी देंगे, वो बिल्कुल ही गलत बयानी है। और सभी आप फैज जो संजोग से मेरी पत्नी हैं और रिटायर्ड भी कर गई हैं, तो वो जब वहाँ बहाल हुई थी तो कहीं से भी मैं एमएसी का ना तो मेंबर था, ना रुकन था, कुछ नहीं था। उस वक्त कुछ नहीं था? मैं कुछ नहीं था। मैं तो 95 में चुनाव के जरिए आया और हमको तीसरा सबसे ज़्यादा वोट मिला। डॉक्टर यूनुस, डॉक्टर हफीजुर रहमान के बाद सबसे ज़्यादा वोट हमको मिला था। इस इलाके के लोगों ने दिया था कि फारूक अली साहब जैसे लोग यहाँ आने चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की जनता का और यहाँ के मेम्बरान का। और कुछ जो डिसग्रंटेड एलिमेंट हैं, जो स्वार्थी तत्व हैं, जो अपने मफाद के लिए काम करते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन सर्वोपरि नहीं है। वे खुद उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। वो तालीम की अहमियत क्या जानेंगे कि समाज तालीम से बदलता है, तब्दीली तालीम से आती है और गुणवत्तापूर्ण तालीम से आती है। इसलिए ये सरासर बेबुनियाद है। और अभी अब जो हमारी इब्रार हुसैन साहब की जो बहन प्रिंसिपल बनी हुई हैं पिछले 3 साल से, तो वो उस समय जिस समय सबिया फैज प्रिंसिपल बनी, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो प्रो वाइस चांसलर था और गवर्नर के साथ 2 दिन तक लगातार मीटिंग में था। और वो डॉक्टर जीनत परवीन सबिया फैज की तुलवा थी। अच्छा। और उसकी 34 साल की नौकरी थी उस स्कूल में। और जो उनके पहले जो टीचर थी मलका बेगम पहले 1 साल के लिए बनी, जबकि वो बीए पास थी। उसमें भी ताय गुड़िया कर करके इसने उनको प्राचार्य बनाया। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, चूँकि ये मलका बेगम इनसे सीनियर थी, वो बनी। मलका बेगम जब रिटायर्ड की तो चार्ज इनको देना चाहिए था, वो इनको चार्ज न दे करके 4 साल के टीचर को चार्ज दे दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए। तो जो जिसकी बहाली 11-12 में हो रही हो और उसको 16-17 में चार्ज दे दिया जाए, जिसकी बहाली 84 में हुई हो उसको नज़रअंदाज किया जाए, एक तलबा को उसके शिक्षक के ऊपर, असातिज़ा के ऊपर लाद दिया जाए, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी थी। और इसको प्रेसिडेंट साहब ने कैसे किया था हमें नहीं मालूम, कैसे किया था, इसलिए सरासर बेबुनियाद है। और जो मैं कह रहा था कि जो सरकार की जो चिट्ठी अभी हाल में आई है कि प्रबंध समिति में जो हैं उनके सीधे रिश्तेदार उच्च पद पर नहीं हो सकते हैं, इसका भी एक बुनियाद बना करके इब्रार हुसैन को बरतरफ किया गया है। वो सरकार की चिट्ठी है सर। अच्छा प्रिंस, आप वहाँ पर तो प्रेसिडेंट बहुत लंबे वक्त से रहे हैं, यही आरोप जो लगा है उस पर आपके ऊपर भी 12 साल से 10 साल से। अच्छा, 12 साल से आप हैं, ये भी एक बड़ा आरोप है। ये मैं बता रहा हूँ। इनकी मिसेस को जो है जब चिट्ठी मिली, उनकी मिसेस को नहीं चिट्ठी मिली, जब बना दिया कि नुसरत परवीन को प्रिंसिपल, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने सारी बात रखा कि हम जो है उनसे सीनियर हैं, इतने दिनों तक का मेरा देखा जाए सर्विस रिकॉर्ड सब कुछ पूरा इंटर ला कर हमारे सामने फाइल रख दिया उन्होंने। हम कहा कि आप जाइए, हम जो चिट्ठी जो है उनको लिख रहे हैं उनके जो सेक्रेटरी को, और कल तक उम्मीद है कि आपका फैसला हो जाएगा। वो गई, उसके बाद मैंने चिट्ठी अपने स्टाफ को बुला करके दिया कि आप 24 घंटे के अंदर इस फैसले को वापस लीजिए। जो सीनियर मोस्ट, हम नाम ने नहीं लिखा, हम कहा जो सीनियर मोस्ट है उनको बहाल कीजिए एज प्रिंसिपल। खैर उन्होंने जो दूसरे दिन उसका पालन किया और सीनियर मोस्ट को जो है इनकी मिसेस को उन्होंने
हमने नहीं लिखा कि सीनियर मोस्ट ये हैं, उन्होंने खुद जो है उसको जो है बहाल किया। लेकिन इससे पहले एक और प्रकरण ये है कि उसी रात को हमारे पास जो फिर जो है यही वाक़या हुआ कि बेला साहब और उनके साथ 10-12 लोग मेरे घर पर आकर के हमको प्रेशराइज करने की कोशिश किए। आपके घर पर? मेरे घर पर आकर के प्रेशराइज करने की कोशिश किया कि आप क्या एक्शन लीजिएगा। तो हम कहा कि भाई एक्शन जो है अभी आप हमने चिट्ठी इशू किया है, अगर आप उसका नहीं कीजिएगा पालन तब हम उस वक्त देखेंगे कि क्या एक्शन आपके खिलाफ हो सकता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने दूसरे दिन जो है इनकी मिसेज को बहाल कर दिया एज प्रिंसिपल। इसलिए वो एक आखिर में सवाल करेंगे, उसके बाद फिर बातचीत का समापन करेंगे। कहते हैं कि इस्लाम साहब अध्यक्ष रहे, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अली साहब रहे, लेकिन विकास नहीं हुआ मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का, अलग अलग इदारों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ तक लोग कहते हैं कि ईंट भी नहीं लगाया गया है। ये भी बड़ा आरोप इस समय है कहीं ना कहीं। ये जो है ये सब जो है ना, जो पहले भी आपने एक इनसे पूछा था कि छवि कहीं कहीं जो ये होगा जो आपका जो हो रहा होगा, मैं एक बात बहुत मुख्तसर कहना चाहूँगा। समुंदर में जब ज्वार भाटा आता है तो बहुत बड़ा जो है तूफान आता है, लगता है ऐसा कि सब चीज़ डूब जाएगा, और उसके बाद लेकिन झाग जब बैठ जाता है तो समुंदर एकदम शांत हो जाता है, सब चीज़ क्लियर हो जाती है। अभी वो झाग वाला मौसम है, कुछ दिन के बाद जब क्लियर हो जाएगा सारा चीज़ तब आपको ये एक्चुअल का पता चलेगा। और आखिर में हम गालिब का एक ठो शेर खाली पढ़ेंगे। और मैंने 30 साल नौकरी किया है, ये सब तमाशा पहले भी देखा है। वो शेर है, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है हर रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक बात है, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे। बस शुक्रिया आप दोनों, बहुत मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुमूल्य समय दिया। सिटी टाइम्स को बहुत शुक्रिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फारूक अली साहब थे और इंजीनियर इस्लाम साहब थे, जो कि इस पूरी घटनाक्रम पर सिटी टाइम्स के साथ साक्षात्कार में अपने पक्ष को रख रहे थे। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। 4 माध्यम है सोशल मीडिया के, ट्विटर पर आप देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, और यूट्यूब पर भी देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं। जहाँ भी देखते हो, जहाँ सुविधाजनक आपको लगती हो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं।